स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मुरजानी आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस को समझेंगे। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल लोकसभा का मेंबर बन जाता है तो वो कितने टाइम तक लोकसभा का मेंबर रह सकता है। क्या आप इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस के बारे में हमें एनलाइटन कर सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 83 पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की ड्यूरेशन के बारे में बात करता है। लोकसभा एक ऐसा हाउस है जो परमानेंट हाउस नहीं होता है। वो 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। लोकसभा का नॉर्मल टेन्योर 5 इयर्स का होता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा के हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी नॉर्मल टेन्योर 5 इयर्स होता है। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो लोकसभा को 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं और प्रेसिडेंट की उस डिसीजन को कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। लोकसभा के टर्म को सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर एक्सटेंड किया जाता है और वो भी तब जब पार्लियामेंट कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के रेजोल्यूशन को पास करता है। हावेवर, अगर इमरजेंसी को रिमूव कर दिया जाए तो उस एक्सटेंशन को 6 महीने से ज्यादा के लिए नहीं एक्सटेंड किया जा सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 1976 में यह देखने को मिला कि 5th लोकसभा वॉज एक्सपायरिंग ऑन 18th मार्च 1976, लेकिन लोकसभा के टर्म को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया फॉर एन पीरियड ऑफ 5 इयर्स 10 months and 6 days। जब लोकसभा के टेन्योर की बात आती है तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा लोकसभा के टेन्योर को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया था। लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद लोकसभा के टर्म को वापस 5 ईयर तक रिड्यूस कर दिया गया। सर, हमने लोकसभा के टर्म को तो समझ लिया, अब हम राज्यसभा के टर्म को जानने के लिए काफी इंक्विजिटिव हैं। राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर माना जाता है। राज्यसभा को एक परमानेंट बॉडी के तौर पर एस्टैब्लिश किया जाता है और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के मेंबर्स के लिए कोई भी टर्म फिक्स नहीं किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा के मेंबर्स के टर्म को डिसाइड करने की अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी है। और फिर पार्लियामेंट ने इसी कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा के मेंबर्स के टर्म के रिस्पेक्ट में यह बताया कि अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म 6 साल होगी। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ने प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया कि वो राज्यसभा के मेंबर्स के रिटायरमेंट के लिए प्रोविजंस बनाए। डियर लिसनर्स, राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स एवरी 2nd ईयर रिटायर होते हैं। उसके बाद रिटायर हुए मेंबर्स की सीट्स को फ्रेश इलेक्शंस और प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस के द्वारा 3rd ईयर की बिगिनिंग में फिल किया जाता है। जो मेंबर्स रिटायर होते हैं वो री इलेक्शन और री नॉमिनेशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं और री इलेक्शन या फिर री नॉमिनेशन के लिए कोई भी लिमिट नहीं होती। सर, अब हम उन क्वालिफिकेशंस को समझना चाहते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए नेसेसरी होती हैं। दीपांश, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 लोकसभा और राज्यसभा की मेंबरशिप से डील करता है, लेकिन जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशंस को पढ़ते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 2 तरह की क्वालिफिकेशंस होती है। पहली वो क्वालिफिकेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और दूसरी वो क्वालिफिकेशंस जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में पार्लियामेंट के द्वारा मेंशन की गई। अब हम उन क्वालिफिकेशंस को समझने की कोशिश करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है वो इंडियन सिटीजन होना जरूरी होता है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट 30 इयर्स की है और वहीं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 इयर्स होती है। उसके बाद
अगर पार्लियामेंट कुछ और क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करती है तो उस इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन क्वालिफिकेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट अब हम उन क्वालिफिकेशंस को समझते हैं जो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के द्वारा मेंशन किए गए हैं। पहला क्वालिफिकेशन ये है कि उस कैंडिडेट को एज एन इलेक्टर रजिस्टर करना पड़ता है उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर वो इलेक्ट होना चाहता है। अगर कोई इंडिविजुअल एक रिजर्व सीट से इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहता है तो वो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए। जो एससी और एसटी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं वो उन सीट से भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं जो उनके लिए रिजर्व नहीं होती है। स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह समझना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 84 के द्वारा पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के मेंबर्स बनने के लिए मिनिमम एज 21 इयर्स डिसाइड की है। हालांकि लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वही मिनिमम एज को 25 इयर्स रखा गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के मेंबर्स बनने के लिए वही एज 30 इयर्स रखी गई है। सर, हमने क्वालिफिकेशंस को तो समझ लिया, अब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिसक्वालिफिकेशंस को समझना चाहते हैं और हम ये भी जानना चाहते हैं कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किन ग्राउंड्स पर डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। हमने जैसे क्वालिफिकेशंस में देखा था कि क्वालिफिकेशन दो तरह की होती है, एक तो क्वालिफिकेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी और दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के द्वारा पार्लियामेंट ने डिस्क्राइब की थी। ऐसे ही तरीके से हम डिस्क्वालिफिकेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो डिस्क्वालिफिकेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है वो ये है कि अगर किसी कोर्ट ने उस इंडिविजुअल को ये डिक्लेयर किया है कि ही हैज अनसाउंड माइंड तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और तीसरा ग्राउंड ये है कि इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है कि अगर ऐसा इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन नहीं है और उसने वॉलंटरीली किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को एक्वायर किया है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इन क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को भी एम्पावर किया है कि वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए लॉज बना सकते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पार्लियामेंट एनैक्ट करता है और इस एक्ट के तहत कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स भी मेंशन्ड है। पहला यह है कि अगर किसी इंडिविजुअल को इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट बनते हुए कन्विक्ट किया गया हो तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट से उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। दूसरा ग्राउंड यह है कि अगर किसी इंडिविजुअल के लिए किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है जिसके लिए उसे 2 या फिर 2 से ज्यादा साल तक की इंप्रिजनमेंट में रखा गया तो वो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे कि हमने रीसेंट केस में राहुल गांधी के केस के बारे में पढ़ा, उन्हें डिफेमेशन के केस में गुजरात के एक लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। उसी कॉन्टेक्स्ट में राहुल गांधी को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई किया गया। नेक्स्ट ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन का यह है कि अगर वो इंडिविजुअल अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस का एक अमाउंट विद इन टाइम नहीं रिलीज कर पाए तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आरपीए एक्ट के अंदर नेक्स्ट ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन का यह है कि अगर उस इंडिविजुअल को किसी भी तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर सर्विसेज में नहीं इंक्लूड होना चाहिए, अगर ऐसा करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। नेक्स्ट ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन का यह है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी कॉरपोरेशन में किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। अगर कोई ऐसी कॉरपोरेशन है जहां पर गवर्नमेंट का एट लीस्ट 25% शेयर है तो वो उस कॉरपोरेशन में भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकता। आरपीए एक्ट नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड यह बताता है कि अगर उस इंडिविजुअल को किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया है बिकॉज ऑफ करप्शन या फिर डिसलॉयल्टी
तो ऐसा कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन का ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरह के सोशल क्राइम में इन्वॉल्व है, जैसे अनटचेबिलिटी, डावरी या फिर सती, तो भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इन सभी डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल माना जाता है। हाउएवर, प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओपिनियन ले सकता है और उसके बाद अपना डिसीजन दे सकता है। सर, अभी आपने डिस्क्वालिफिकेशन की जो कंडीशंस बताई, क्या इन कंडीशंस के अलावा कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जिन्हें ओवर द टाइम डेवलप किया गया? हाँ बिल्कुल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिफेक्शंस के ग्राउंड पर भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के अंदर डिफेक्शन के ग्राउंड पर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए प्रोविजंस मेंशन्ड है। हाउएवर, स्टूडेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि 10th शेड्यूल के द्वारा अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो ये डिसीजन उस पर्टिकुलर हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है। लोकसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर डिफेक्शन के ग्राउंड पर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है तो ये डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लेते। हाउएवर, डिफेक्शन के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के द्वारा लिया गया डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में होता है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग का अधिकार जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास दिया गया है, उसे उस डिसीजन को बनाने के लिए कोई भी टाइम लिमिट के अंदर वो डिसीजन लेने के लिए उसे रिस्ट्रिक्ट या बाध्य नहीं किया गया है। और इसी के कारण बहुत बार हमने रोल ऑफ स्पीकर और रोल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी के अंदर टसल देखने को मिलती है। सर, डिफेक्शन के ग्राउंड पर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं जो नेसेसरी होती हैं? हम डिफेक्शन की कुछ कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉलंटरीली उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप को गिव अप कर देता है जिस पार्टी से उसको टिकट मिली थी और वो जीत कर आया था, अगर ऐसा कोई एमपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अगेंस्ट, यानी कि अगर कोई हाउस के अंदर व्हिप मिला हो तो उसके अगेंस्ट वो वोट करता है तभी, या फिर वो अगर वोट करने से एब्सटेन रहता है तब भी उस एमपी को या ऐसे कैंडिडेट को या लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर डिफेक्शन लॉज। और तीसरा ग्राउंड ये है कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है। और चौथा ग्राउंड ये है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तब भी उसे डिस्क्वालीफाई करने के प्रावधान डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है। सर, क्या कभी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को वेकेंट किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो किन ग्राउंड्स पर एमपी की सीट को वेकेंट कर सकते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स को कुछ ग्राउंड्स पर वैकेट किया जाता है, जैसे कि रेजिग्नेशन और डेथ। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपना रेजिग्नेशन इन राइटिंग सबमिट करता है, अगर राज्यसभा के केस में चेयरमैन को और लोकसभा के केस में स्पीकर को, और अगर वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो उनकी सीट वैकेट होती है। और अगर चेयरमैन और स्पीकर को ये लगता है कि ये रेजिग्नेशन इनजेन्युइन है तो वो उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई होता है तब भी उसकी सीट वैकेट होती है और उसके लिए री इलेक्शंस भी अनाउंस किए जा सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस को अभी हमने समझा था। कुछ और भी केसेस है जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को वैकेट रखा जाता है। पहली कंडीशन, अगर उस एमपी के इलेक्शन को कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है तो उसकी सीट वैकेट हो जाती है। अगर किसी मेंबर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा एक्सपेल किया जाता है तो भी उसकी सीट वैकेट होती है। अगर कोई एमपी प्रेसिडेंट के पोस्ट पर या फिर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट के पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाता है तो भी उस एमपी को अपनी सीट वैकेट करनी होती है। हाउएवर, जब किसी एमपी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की बात आती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं मेंशन्ड है। ऐसा इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 का रेफरेंस लिया जाता है, जो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे, और पार्टीज के पास भी ये पावर होती है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील करे। सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस को समझने के बाद एक एस्पेक्ट जो रह जाता है वो है डुअल मेंबरशिप का। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? मैं सभी स्टूडेंट्स को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी पर्सन सेम टाइम पर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का मेंबर्स नहीं हो सकता, और इसी रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर कुछ प्रोविजंस मेंशन्ड है। पहली प्रोविजन ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में इलेक्ट हो जाता है तो उसे विद इन 10 डेज ये बताना होगा कि वो किस हाउस में मेंबर रहना चाहता है। हावेवर, डिफॉल्ट कन्वेंशन ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में इलेक्ट हो जाते हैं तो उनकी राज्यसभा की सीट वैकेट हो जाती है। हालांकि ये कन्वेंशन है, कोई सेट रिटन रूल नहीं है। नेक्स्ट प्रोविजन आरपीए एक्ट के अंदर ये मेंशन है कि अगर किसी हाउसेस के सिटिंग मेंबर दूसरे हाउस के लिए भी इलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें अपने फर्स्ट हाउस की सीट को वैकेट करना पड़ता है, और जिस हाउस में वो नए सिरे से इलेक्ट होकर आए हैं उस हाउस के वो मेंबर बनते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वही मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर में भी मेंबर बनकर जीत कर आए, तब ऐसे सिचुएशन में if a person is so elected, his seat in parliament becomes vacant if he does not resign his seat from the state legislature within 14 days. Sir, thank you for giving us the information. Dear listeners, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी आईक्यू के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी आईक्यू प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।